हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज प्रिंसिपल। आप चाहे 11th में हैं, 12th में हैं, एनआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स ब्रांच जो है इसका कुछ न कुछ पार्ट आपके सब्जेक्टिव नॉलेज में रहता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फ्लूइड मैकेनिक्स का बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक डालेंगे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल या बोलो इसको बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जब किसी पाइपलाइन में कोई फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल ये बेस्ड है अपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के आधार पर। और जैसा कि आप पढ़ते ही आए कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है, ना तो एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? एनर्जी का रूपांतरण किया जा सकता है, एक्सचेंज होते हैं। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है या चेंज होती है। अब कोई लिक्विड पार्टिकल है, ये अगर स्थिर अवस्था में है तो इसके पास में होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये गति करेगा तो इसके पास में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। और इस पर कोई ना कोई दबाव होगा, क्योंकि ये पाइपलाइन में है। जब एरिया कम होगा या ज्यादा होगा तो इसके ऊपर कोई ना कोई दबाव होगा, तो उस प्रेशर के कारण इसमें जो डेवलप होगी वो होगी प्रेशर एनर्जी। अब कोई लिक्विड पार्टिकल यहां पर है तो इसके पास तीन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो बर्नौलीज जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा कि ये लिक्विड पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा अगर पाइप नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर उसका डाया कम या ज्यादा होगा तो इसके प्रेशर में डिफरेंस आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बढ़ेगी या काइनेटिक एनर्जी घटेगी बढ़ेगी अगर डाया कम या ज्यादा होगा। तो इस पार्टिकल की जो एनर्जी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसकी कंजर्व रहेगी या संरक्षित रहेगी। इसकी ऊर्जा, इन तीनों ऊर्जाओं का सम जो है वो संरक्षित रहेगा। यही बर्नौलीज का प्रिंसिपल है। तो इसका स्टेटमेंट हम नोट कर लेते हैं। पहले तो प्रिंसिपल लिखेंगे इसका, according to Bernoulli's principle, when a fluid flows in a पाइपलाइन कौन सी होनी चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तभी ये लो काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज इन अ पाइपलाइन देन फ्लूइड पार्टिकल्स एनर्जी विल बी कंजर्व। फ्लूइड पार्टिकल्स की एनर्जी कंजर्व रहेगी। जब भी वो फ्लो होता है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो इसका फॉर्मूला है P/W V²/2G + Z = कांस्टेंट। तीनों एनर्जीज का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। यहां पर है हियर जो P/W है इसको तो बोलते हैं प्रेशर एनर्जी हेड। ये फॉर्मूला हमको समझ में आएगा जब इसका आगे हम डेरिवेशन देखेंगे। V²/2G ये है काइनेटिक एनर्जी हेड और Z जो है ये है पोटेंशियल एनर्जी हेड। आपको यहां तक समझ में आया? P फ्लूइड पे लगने वाला प्रेशर है, स्मॉल w ये किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट है, v फ्लूइड की वेलोसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और z पोटेंशियल एनर्जी हेड है। तो ये तीनों हेड है, इसका स्टेटमेंट है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में ये 2 नंबर में या 1 नंबर में ये फॉर्मूला पूछा जाता है। अब किसी भी साइंटिस्ट ने कोई प्रिंसिपल दिया है तो उस प्रिंसिपल को मैथमेटिकली प्रूफ होना भी उसका जरूरी है। तो नेक्स्ट हम इसका देखेंगे प्रूफ ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। टॉपिक डालेंगे प्रूफ ऑफ
बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को डिराइव करने के लिए जैसा कि स्टेटमेंट में हमने देखा कि एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप में, ये मान लीजिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, यहाँ पे डाया ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेक्शन हम मान लेते हैं, ये 1-1 है, ये 2-2 सेक्शन है। तो यहाँ पर एक फ्लूइड एलिमेंट ये मान लेते हैं और एक फ्लूइड एलिमेंट ये मान लेते हैं। तो ये एज्यूम करने के बाद में हम एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप में फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं। तो एक एलिमेंट ये कंसिडर कर लिया और एक एलिमेंट ये कंसिडर कर लिया हमने। इन दोनों एलिमेंट पे हम स्टडी करेंगे और इन एलिमेंट में जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है उनको स्टडी करेंगे और डेराइव करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर तीनों एनर्जीज का जो सम है वो कॉन्स्टेंट है भी या नहीं। अगर है तो ये सत्य है और नहीं है, होगा इसे वैसे दिया है तो आपकी बुक में है तो ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 1-1 पे जो प्रेशर है P1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A1 है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V1 है और Z1 एक डेटम लाइन मानते हैं जिससे हम इसको डेटम लाइन से इसको स्टडी करेंगे। डेटम लाइन का मतलब होता है निर्धारित रेखा, डेटम लाइन ये एक रेफरेंस पॉइंट है। डेटम लाइन को रेफरेंस लाइन भी बोला जाता है। ये DL1 इसकी हाइट है, यहाँ D इसलिए लिखा क्योंकि अपने एक बड़ी सी पाइपलाइन है तो उसका एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है और उस डिफरेंशियल एलिमेंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 1-1 की हाइट जो है Z1 है और सेक्शन 2-2 की हाइट जो है ये Z2 है। तो इसी प्रकार से जो प्रेशर होगा, चूंकि यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु, संसार में कोई भी वस्तु अपनी स्थिति, अपनी जगह बनाए रखना चाहती है। जब यहाँ से प्रेशर इधर की तरफ लगेगा तो ये लिक्विड चाहेगा कि नहीं मैं तो यही रहूं और ये इसको इधर धकेलेगा, नेगेटिव में वर्क करेगा। ये कॉन्सेप्ट डेरिवेशन में काम आएगा। तो सेक्शन 2-2 पे इसका प्रेशर P2, A2, V2 और हाइट Z2 हम मान लेते हैं। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं इनको लिखेंगे हम। P1 तो है अपना इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 1-1 और P2 है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2-2। V1 है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1-1 और V2 है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 2-2। Z1 है अपना हाइट ऑफ सेक्शन 1-1 फ्रॉम द डेटम लाइन, फ्रॉम द डेटम लाइन और Z2 है अपनी हाइट ऑफ सेक्शन 2-2 फ्रॉम द डेटम लाइन। DL1 है थिकनेस ऑफ सेक्शन 1-1 और DL2 है अपनी थिकनेस ऑफ सेक्शन 2-2, थिकनेस ऑफ सेक्शन 2-2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए और इसके अंदर एक काम आएगा अपना डेंसिटी। रो को क्या बोला जाता है? डेंसिटी। M को क्या बोला जाता है? मास। और W को क्या बोला जाता है? वेट। पता है आपको द्रव्यमान, भार, घनत्व, इनको ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है इनका। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डेरिवेशन में काम आने वाले पैरामीटर्स के हमने यहां पे देख लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन शुरू करने के लिए स्टेटमेंट का याद होना बहुत जरूरी है कि बर्नौली प्रिंसिपल ने कहा था कि फ्लूइड एलिमेंट जब यहां से एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह करेगा तो उसकी एनर्जीज कंजर्व रहेगी। ये माइंड में बात रखनी। पहली बात, ये फ्लूइड एलिमेंट यहां से वहां तक, ये फ्लूइड पार्टिकल या कोई भी लिक्विड है, ठीक है, ये यहां से यहां तक फ्लो क्यों करेगा? या तो कोई ना कोई प्रेशर होगा उसके ऊपर, ठीक है, या उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास में कहां से आएगी? या तो कोई ना कोई हम उसको धक्का देंगे, ठीक है, उसको धक्का देंगे तो वो आगे जाएगा। और ये अगर अपने एक ही स्थिति में है, अगर वो मूव करेगा इसका मतलब वो अपनी स्थिर अवस्था में है अभी, तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी को ब्रेक करके हम उसको काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके सबसे ज्यादा है एक ही स्थिति में, तो वहां पे प्रेशर एनर्जी भी ज्यादा दाब लगा रहा होगा,
ठीक है, जो स्थिति जितनी स्थिर अवस्था में होती है उसका प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां पर देखेंगे हम कि हम जानते हैं डेंसिटी जो होती है वो होती है m/v। तो यहां से m इज इक्वल टू इसको रो इंटू वी लिखा जा सकता है। पहले इनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो m इज इक्वल टू रो, इसका वॉल्यूम क्या होगा P1 A1 V1 और Z1। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और हाइट इसकी DL1 है, तो A1 DL1 इसका वॉल्यूम हो गया। और हम जो जानते हैं W इज इक्वल टू mg होता है, तो W इज इक्वल टू mg। तो यहां से वेट आ जाएगा, क्योंकि एक ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अंदर कोई ना कोई ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, तो अपन वो g को भी इसमें काउंट करेंगे। तो यहाँ m की वैल्यू है मेरे पास में रो A1 DL1 और ये g। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक्शन 1-1 के लिए। सेक्शन 1-1 पर वेट कितना है फ्लूइड का, ये है रो A1 DL1 और g। और सेक्शन 2-2 पर फ्लूइड का वेट कितना होगा, रो A2 DL2 g। तो यहां से A1 DL1 की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल W अपॉन स्मॉल g। ठीक है, कैपिटल W अपॉन स्मॉल g। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सही से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो स्पेसिफिक वेट होता है स्मॉल w वो होता है रो इंटू जी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा और लिखेंगे हम, रो इंटू जी को तो स्पेसिफिक वेट लिखा जा सकता है, यहां पर भी रो इंटू जी को स्पेसिफिक वेट लिखा जा सकता है। तो सेक्शन 1-1 पर इसको हटा दूं अब। ठीक है, तो सेक्शन 1-1 पर इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू A1 DL1 और स्मॉल w A1 DL1 स्मॉल w। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्मॉल w बराबर रो इंटू जी होता है, ये भी याद रखना, अदरवाइज पता लगेगा इससे ये इक्वेशन कैसे आई। ठीक है, तो यहां से A1 DL1 की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, और A2 DL2 की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w। यहाँ साइड में हम लिख के रखेंगे इन इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे A1 DL1 इज इक्वल टू A2 DL2 कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, ये एक इक्वेशन अपने पास में आ गई। तो यहाँ से तो हमने ये क्या है, इसका आयतन है, A1 DL1 क्या है, इसका आयतन है, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम और सेक्शन 2-2 पे उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया और उसको साइड में रफली